everyone, this is Ankush from Triple S and I welcome you all again in the lecture of modern history. And today what we'll be covering pre-Congress era and Viceroys from 1856 to 1884. ठीक है, दिस इज द पार्ट 1. एक और पार्ट आएगा इसका एंड दिस टॉपिक विल बी कंप्लीटेड. देन नेक्स्ट विल बी स्टार्टिंग. उसके बाद जो पार्ट 2 इसका कंप्लीट हो जाएगा उसके बाद हम डायरेक्टली कांग्रेस की फॉर्मेशन पे आ जाएंगे, 1885 पे आ जाएंगे. ठीक है, तो देखिए हम ऑलरेडी मैं रिवॉल्ट ऑफ 1857 आपके साथ डिस्कस कर चुकी हूँ. दैट वॉज द फर्स्ट वॉर ऑफ इंडियन इंडिपेंडेंस जिसको कहा जाता है. ठीक है, सिपॉय म्यूटिनी भी इसको कहा जाता है. ओके, वी नो दैट 1857 में जो है रिवॉल्ट हुई थी. 1857 का जो लेक्चर है आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएगा. ठीक है, तो आप 1857 रिवॉल्ट भी देख लीजिए कि हाउ इट केम इनटू एग्जिस्टेंस, कैसे रिवॉल्ट स्टार्ट हुआ और कैसे सप्रेस हुआ और कहाँ कहाँ पे क्या क्या कॉजेज थे. 1857 में से भी एक क्वेश्चन ज़रूर आता है एग्जाम में, तो आप 1857 रिवॉल्ट भी अच्छे से देख लीजिएगा. ठीक है, उसके बाद देखिए जब रिवॉल्ट ऑफ 1857 के बाद फिर मैंने आपको सोशियो कल्चरल रिलीजियस रिफॉर्म्स करवाए. जो भी कल्चरली जो भी रिलीजियस रिफॉर्म्स हो रहे थे, कल्चरल रिफॉर्म्स हो रहे थे, हमारी सोसाइटी में जो रिफॉर्म्स की ज़रूरत थी वो हो रही थी 19th सेंचुरी के अराउंड. हमने सोशियो कल्चरल रिफॉर्म्स भी पढ़े और उनका बहुत इंपॉर्टेंट इम्पैक्ट था हमारी सोसाइटी में. सोशियो कल्चरल रिफॉर्म्स जो है 6 पार्ट्स में मैंने करवा रखे हैं, वो भी काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं एज फार एज एग्जाम परस्पेक्टिव. क्वेश्चंस आते हैं, उनमें से तो क्वेश्चन आएगा ही आएगा. सोशियो कल्चरल रिफॉर्म मूवमेंट में आप किसी भी एग्जाम की बात कर लीजिए, जो स्पेसिफिकली अगर हम JKPSI की बात कर रहे हैं तो इसमें भी यू विल सी कि सोशियो कल्चरल रिफॉर्म्स में से बहुत क्वेश्चन आएंगे. इनफैक्ट जो फर्स्ट रिफॉर्म जो था ब्रह्मो समाज राजा राम मोहन राय जी के बारे में, उसी पे क्वेश्चन आता ही आता है एग्जाम में. ठीक है, ओके. नाउ टुडे विल बी डिस्कसिंग प्री कांग्रेस एरा. देखिए क्या हुआ, आप हमें मतलब ऑलमोस्ट सबको हमें पता होगा कि 1885 में क्या हुआ कि कांग्रेस बनी थी. ठीक है, इंडियन नेशनल कांग्रेस जो 1885 में बनी थी. लेकिन उससे पहले का क्या सिचुएशन थी, क्या उससे पहले कोई ऑर्गेनाइजेशंस नहीं थी. डायरेक्टली 1885 में कांग्रेस बन गई, तो उससे पहले क्या बैकग्राउंड रहा, क्या पॉलिटिकल पार्टीज बनी 1885 से पहले, थोड़ा सा आज मैं आपको थोड़ा सा उसका एक बता दूंगी. ठीक है, कि कौन सी पॉलिटिकल एसोसिएशंस जो है कांग्रेस से पहले रही थी और फिर कांग्रेस जो है फाइनली 1885 में बन के तैयार हो गई. ओके, सो विल सी. एंड उससे पहले जो देखिए वॉइसरॉयज जो हैं ये 1856 से लेकिन 1884 तक ही अभी मैं आपको करवाऊंगी, क्योंकि 1885 में कांग्रेस बन गई थी. फिर उसके बाद हम विल स्विच ओवर टू कांग्रेस ओनली. हमारा एम्फेसिस जो है इंडियन नेशनल कांग्रेस पे ही रहेगा. उसके बाद फिर मैं आपको वॉइसरॉयज करवा दूंगी, या फिर कुछ इंपॉर्टेंट इवेंट्स जैसे जैसे इंडियन नेशनल कांग्रेस में हुई या जो हमारी कंट्री में इंपॉर्टेंट इवेंट्स जो भी हुई उस टाइम पे कौन से वॉइसरॉयज थे, वो मैं उसी इवेंट के टाइम पे आपको बता दूंगी कि इस टाइम पे ये वाले वॉइसरॉय टेन्योर में थे. ठीक है, तो अभी फिलहाल हम क्योंकि 1857 का रिवॉल्ट हम कर चुके हैं, तो 1857 के रिवॉल्ट के बाद क्या सिचुएशन रही, कौन से वॉइसरॉयज आए, क्योंकि वो एक मेजर था जिसकी वजह से ब्रिटिश जो यहाँ थे वो हिल चुके थे 1857 के रिवॉल्ट के बाद. तो उस टाइम पे उसके बाद क्या सिचुएशन बनी. ठीक है, तो दैट विल सी. ओके, तो देखिए अगर प्री कांग्रेस एरा की मैं बात करूं तो कौन सी पॉलिटिकल पार्टीज जो हैं वो रही इन द लाइमलाइट. देखिए हुआ क्या कि इस टाइम तक आते आते, मतलब जब रिवॉल्ट आप कह लीजिए 1857 हुआ, उसके बाद या ठीक है या उससे पहले मतलब स्पेसिफिकली उसके बाद ही बोलूँगी. ठीक है, क्या जो है सिचुएशन रही, तो देखिए क्या था कि देयर वर मेनी फैक्टर्स, बड़े सारे फैक्टर्स थे जिसकी वजह से हमें ब्रिटिशर्स कि आप कह सकते हो ब्रिटिशर्स की मेंटालिटी लोगों को यहाँ पे समझ में आने लगी. ठीक है, देयर वर मेनी रीजंस कि हमें यहाँ पे जो है लोग समझने लगे कि ये जो ब्रिटिशर्स हैं इनका इंटरेस्ट क्या है. ठीक है, ये क्या चाहते हैं हमारी कंट्री से. ठीक है, और हम कह सकते हैं कि आप कह सकते हो कि राइज ऑफ मॉडर्न नेशनलिज्म जो है यहाँ पे स्टार्ट हुआ. ठीक है, नेशनलिज्म का जो भावना है वो उसके बाद फीलिंग है वो उसके बाद स्टार्ट हो गई. ठीक है, जो मिडिल क्लास के लोग थे, राइज ऑफ मिडिल क्लास इंटेलिजेंसिया, जो यहाँ पे जो मिडिल क्लास के लोग थे उनमें लिटरेसी आने लगी और वो भी नेशनलिज्म में जो है पार्टिसिपेट करने लगे. दैट वाज आल्सो अ रीज़न कि जो है राइज ऑफ नेशनलिज्म जो है हो रहा था. इंडिया की जो है वो रीडिस्कवरी हो रही थी, इंडियन पास्ट की रीडिस्कवरी हो रही थी. जैसे हमने सोशियो कल्चरल रिलीजियस रिफॉर्म्स में जो हमने पढ़ा, ठीक है, कि वहाँ पे जो है इंडियन रूट्स में वापस जाने की बात कर रहे थे. जैसे हम रिलीजियस रिफॉर्मर्स की, जैसे सोशल कल्चरल रिफॉर्मर्स की बात करें, जैसे स्वामी विवेकानंद हैं, ही वॉज ऑल्सो टॉकिंग अबाउट इंडियाज पास्ट
लोगों में अवेयरनेस जो है इन सोशो कल्चरल रिलीजियस रिफॉर्म्स की वजह से लोगों में काफ़ी ज़्यादा अवेयरनेस जो है वो आना स्टार्ट हो गई, लोगों में कॉन्फिडेंस आना स्टार्ट हो गया, इंडियंस में अपने पास्ट को लेकर कॉन्फिडेंस आना स्टार्ट हो गया, ठीक है। और ये जो कल्चरल रिफॉर्म्स हैं इनकी वजह से काफ़ी हुआ। रोल ऑफ प्रेस वॉज देयर। अगर मैं लिटरेचर्स की बात करूं, जैसे मैंने आपको बताया कि टाइम टू टाइम जर्नल्स रिलीज होते थे, न्यूज़पेपर्स रिलीज होते थे, प्रेस का काफ़ी ज़्यादा रोल था, तो ये इसकी वजह से भी लोगों में अवेयरनेस आने लगी, नॉलेज बढ़ने लगी, ठीक है। और वेस्टर्न एजुकेशन इंक्रीज हो रही थी, तो इसकी वजह से भी जो वेस्टर्न एजुकेशन इंक्रीज हो रही थी, वेस्टर्न थॉट्स जो है इंक्रीज हो रहे थे, तो लोगों में थोड़ा लिबर्टी, फ्रेटर्निटी, फ्रीडम, इनकी इसकी जो है फीलिंग जो है वो स्टार्ट हो चुकी थी, ओके। तो इस वजह से भी जो नेशनलिज्म है वो उसकी फीलिंग जो है वो आना स्टार्ट हो रही थी लोगों में। पहले देखिए, इससे पहले नेशनलिज्म जैसा कोई कॉन्सेप्ट नहीं था, हमें पता है, ठीक है, कि छोटे छोटे अपने ही राज्य थे, रीजन्स थे जिनमें लोग जो थे वो खुश थे, तो एज सच कोई इंडियन नेशनलिज्म का कॉन्सेप्ट उस टाइम तक नहीं था, ठीक है। उसके बाद जो है नेशनलिज्म का कॉन्सेप्ट बढ़ने लगा, और ठीक है, और ऐसा सोचने लगा कि रीजनल चीज़ों से कुछ नहीं होगा, हमें क्या करना पड़ेगा, ऑल इंडिया लेवल पे जाके हमें चीज़ों को करना पड़ेगा, पूरी कंट्री को इन्वॉल्व करना पड़ेगा, तभी कुछ इंपॉर्टेंट स्टेप्स हम ले सकते हैं, ठीक है। तो चलिए पहले हम प्री कांग्रेस एरा जो है, यानी कांग्रेस जब फॉर्म हुई थी उससे पहले 1885 से पहले की हम थोड़ी सिचुएशन देख लेंगे कि क्या कुछ इंपॉर्टेंट पॉलिटिकल पार्टीज उस टाइम तक थी, ठीक है। तो इंपॉर्टेंट अगर पॉलिटिकल पार्टीज की मैं बात करूं तो जैसे देखिए उस टाइम पे 3 ही इंपॉर्टेंट प्रेसिडेंसीज थी, हमें पता है, बंगाल थी, ठीक है, मद्रास थी और बॉम्बे थी, है ना। बंगाल सबसे बड़ा प्रोविंस था, बंगाल था, मद्रास था और बॉम्बे था। तो इन्हीं तीनों जगह की कुछ इंपॉर्टेंट जो पॉलिटिकल पार्टीज रही हैं कांग्रेस से पहले, कांग्रेस की फॉर्मेशन से पहले, 1885 से पहले, वो हम देख लेते हैं। तो सबसे पहले वी हैव बंगा भाषा प्रकाशिका सभा, ठीक है। बंगा भाषा प्रकाशिका सभा, बंगा भाषा आप देख सकते हो कि बंगाल की भाषा, उसी से ये जो है ऑर्गेनाइजेशन बनी है। इसके जो फाउंडर थे वो थे गौरी शंकर तर्क भंगीश, हु वॉज एसोसिएट ऑफ राजा राम मोहन रॉय, ठीक है। ये जो गौरी शंकर तर्क भंगीश हैं ये राजा राम मोहन रॉय जी के साथ ही एसोसिएटेड थे। राजा राम मोहन रॉय जी डाइड इन 1833, ठीक है, 1833 में इनकी डेथ हो गई थी राजा राम मोहन रॉय ने। इन्होंने ब्रह्मो समाज बनाया था 1828 में, वेरी इंपॉर्टेंट, ये भी आप देख लीजिए सोशियो कल्चर रिफॉर्म्स में, पार्ट 1 जो है राजा राम मोहन रॉय जी के ऊपर ही बेस्ड है, तो आप ये देख लीजिए। उसके बाद जो है ईयर जो है 1836 में ये बंगा भाषा प्रकाशिका सभा बनी थी। इसका ऑब्जेक्टिव क्या था, टू प्रमोट बंगाली लैंग्वेज को प्रमोट करना और स्ट्रॉन्ग पब्लिक ओपिनियन क्रिएट करना, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं तो जमींदारी एसोसिएशन को लैंडलॉर्ड सोसाइटी भी कहा जाता था। इसके फाउंडर थे राधाकांत देव जी और द्वारकानाथ टैगोर। 1838 में ये बनी थी। अब देखिए ये राधाकांत देव हमने पहले भी मैं डिस्कस कर चुकी हूँ राधाकांत देव, जब हमने सोशियो कल्चर रिफॉर्म मूवमेंट्स पढ़ा था, पार्ट 1 में ही मैंने आपको राधाकांत देव के बारे में बताया था कि जो राधाकांत देव हैं ही वॉज फाउंडर ऑफ धर्म सभा इन 1830 में धर्म सभा बनी थी। ऑर्थोडॉक्स कंजर्वेटिव हिंदू ये थी पार्टी थी, ठीक है। तो आप कह सकते हो या एसोसिएशन थी, पार्टी तो नहीं बोल, एसोसिएशन थी राधाकांत देव की ये धर्म सभा, ठीक है। तो उसके बाद द्वारकानाथ टैगोर जी की बात करूं तो ये ग्रैंड फादर थे रविंद्रनाथ टैगोर जी के, ठीक है। तो ये ग्रैंड फादर है रविंद्रनाथ टैगोर जी के और फादर ऑफ देवेंद्रनाथ टैगोर जो है वो किसके एसोसिएट थे, वो भी राजा राम मोहन रॉय जी के एसोसिएट थे। देवेंद्रनाथ टैगोर ने तत्वबोधिनी सभा बनाई थी 1839 में, बताया था ना, याद नहीं है तो रिवाइज कर लीजिए, ठीक है। पार्ट 1 में ही है ये भी, जो मैंने सोशियो कल्चर रिफॉर्म मूवमेंट्स करवाए थे, ठीक है। तो द्वारकानाथ टैगोर जो है ग्रैंडफादर है रविंद्रनाथ टैगोर जी के, ठीक है, याद रखिएगा। तो इन्होंने बनाई थी जमींदारी एसोसिएशन और लैंडलॉर्ड सोसाइटी, ठीक है। तो लैंडलॉर्ड सोसाइटी है, तो यहीं से आप समझ सकते हैं कि इन्होंने क्या किया था यहाँ पे। अब ये जो द्वारकानाथ टैगोर है ना, ये इंडस्ट्रियलिस्ट थे उस टाइम पे, बहुत फेमस, ठीक है। ये ब्रिटिशर्स के साथ इन्होंने इंडस्ट्रियल टाइप्स थे इनके, ठीक है। तो ये ओके। तो बात करें अगर इन्होंने क्या किया, जमींदारी एसोसिएशन ने, लैंडलॉर्ड सोसाइटी ने क्या किया कि लैंडलॉर्ड्स के इंटरेस्ट को सेफ गार्ड करने की कोशिश की थ्रू कॉन्स्टिट्यूशनल मीन्स। मतलब ये पेटिशंस लिखते थे ब्रिटिशर्स को, ठीक है, एजिटेशन करते थे, पीसफुल एजिटेशन करते थे, पेटिशंस लिखते थे, ठीक है, फॉर दी वेलफेयर ऑफ लैंडलॉर्ड्स, ठीक है, लैंडलॉर्ड्स के लिए, जमींदार्स के लिए, ओके। अब क्या है, उसके बाद बनी दी बंगाल ब्रिटिश इंडिया सोसाइटी 1843 में बनी बंगाल ब्रिटिश इंडिया सोसाइटी। ये बनाई थी एक ब्रिटिश ने ही बनाई थी, जिसका नाम था जॉर्ज थॉमसन। अब इसमें क्या था, इस सोसाइटी में क्या था कि यहाँ पे क्या किया गया कि पब्लिक इंटरेस्ट की बात की गई कि जो जनरल पब्लिक इंटरेस्ट है उसको प्रमोट किया जाए अंडर ब्रिटिश इंडिया, ठीक है। तो ये बात की गई यहाँ पे।
उसके बाद क्या हुआ कि 1851 में हम देखेंगे, 1851 में जो जमींदारी एसोसिएशन है, जो ऊपर बताया था, ये लैंडलॉर्ड एसोसिएशन जो कि द्वारकानाथ टैगोर और राधाकांत देव ने स्टार्ट की थी, ये है ना जमींदारी एसोसिएशन, ठीक है। उसके बाद हम देखेंगे कि ये जमींदारी एसोसिएशन और ये जो बंगाल ब्रिटिश इंडिया है, ये दोनों जो है मर्ज हो गई और क्या बनाया इन्होंने, द ब्रिटिश इंडिया एसोसिएशन। 1851 में बनी द ब्रिटिश इंडिया एसोसिएशन बाय जो कि कोलैबोरेशन होगी जमींदारी एसोसिएशन की और बंगाल ब्रिटिश इंडिया की, ठीक है। उसके बाद हम देखेंगे कि यहाँ से जो ब्रिटिश इंडियन एसोसिएशन है, ये थोड़ा ऑर्थोडॉक्सी की तरफ चलेगी और ये लोगों में कोई खास पॉपुलैरिटी गेन नहीं कर पाई। पीपल वर नॉट हैप्पी विद दिस द ब्रिटिश इंडिया एसोसिएशन, लेटर विल सी, ठीक है। उसके बाद बनी इंडियन लीग बनी 1875 में। सिसिर कुमार घोष जी ने 1875 में इंडियन लीग बनाई थी। सिसिर कुमार घोष जी जो है एक जर्नलिस्ट थे, बहुत फेमस उस टाइम पे, और उन्होंने एक बंगाली लैंग्वेज में न्यूज़पेपर निकाली थी 1868 में, जो बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज़पेपर है, एग्जाम में कई बार देखने को मिलती भी है, जिसका नाम है अमृता बाजार पत्रिका। यहां मैंने लिखा नहीं है, आप अपने नोट्स में लिख लीजिए, अमृता बाजार पत्रिका, ठीक है। अमृता बाजार पत्रिका किनकी न्यूज़पेपर है, सिसिर कुमार घोष की, बंगाली में थी, 1868 में उन्होंने निकाली थी, ओके। अब इंडियन लीग का क्या ऑब्जेक्टिव था, टू स्टिमुलेट द सेंस ऑफ नेशनलिज्म। देखिए नेशनलिज्म को स्टिमुलेट करना, तो 1875 में बनी, यानी रिवॉल्ट जो फर्स्ट इंडिपेंडेंस का रिवॉल्ट है 1847 का, वो हो चुका था, तब ये बनी है इंडियन लीग, ठीक है। तो सेंस ऑफ नेशनलिज्म जगाना अमंग्स द पीपल एंड ऑफ एनकरेजिंग पॉलिटिकल एजुकेशन लोगों में देना, ठीक है। तो दिस वाज द ऑब्जेक्टिव ऑफ इंडियन लीग। नेक्स्ट इज द इंडियन एसोसिएशन ऑफ कैलकाटा। This Indian Association of Calcutta was formed in 1876 by सुरेंद्रनाथ बनर्जी एंड आनंद मोहन बोस, ठीक है। ये दोनों ही जो हैं ये काफ़ी इंपॉर्टेंट रहे हैं। इंडियन नेशनल कांग्रेस भी बाद में इन्होंने ज्वाइन की। अगर सुरेंद्रनाथ बनर्जी की बात करूं मैं, तो ही वॉज वन ऑफ द को फाउंडर ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस, ठीक है। तो ये आप याद रखिएगा, ठीक। तो अब इसमें क्या था, इंडियन एसोसिएशन ऑफ कैलकाटा में क्या था कि लोग जो हैं, देखिए मैंने आपको पहले ही बताया कि जो ब्रिटिश इंडिया एसोसिएशन बनी थी 1851 में, जो मर्ज हो गई थी जमींदारी एसोसिएशन के साथ, ठीक है। तो ये इससे लोग जो है काफ़ी खुश नहीं थे और इसकी वजह से क्या बनी, इंडियन एसोसिएशन ऑफ कैलकाटा बनी, ओके। लोगों में काफ़ी पॉपुलैरिटी गेन कर रही थी। इंडियन एसोसिएशन ऑफ कैलकाटा वाज गेटिंग वेरी मच पॉपुलैरिटी अमंग पीपल, ठीक है। तो इसकी वजह से इसकी जो ब्रांचेज हैं ये और जगह पे भी खुलने लगी। अभी तो स्टार्टिंग में तो खाली कैलकाटा में थी, उसके बाद ये कैलकाटा से बाहर ये एसोसिएशन भी फैल गई, काफ़ी इसके ब्रांचेज जो हैं वो खुलने लगी और इसने देखते ही देखते एक नेशनल कैरेक्टर ले लिया। मतलब रीजनल थी, उसके बाद एक नेशनल कैरेक्टर ये लेने लगी, ठीक है। और इसीलिए इसका नाम जो है वो चेंज करके इंडियन एसोसिएशन कर दिया गया। पहले इंडियन एसोसिएशन ऑफ कैलकाटा था, उसके बाद ही इंडियन एसोसिएशन कर दिया गया, ठीक है। और इंडियन लीग जो है वो इसके साथ मर्ज हो गई थी। ये जो इंडियन लीग है सिसिर कुमार घोष की, ठीक है, ये भी एसोसिएशन इंडियन एसोसिएशन ऑफ कैलकाटा के साथ मर्ज हो गई थी, ठीक है, ओके। तो ये हमने देखा, इसकी ऑब्जेक्टिव्स क्या थे, टू प्रमोट पॉलिटिकल इंटेलेक्चुअल मटेरियल एडवांसमेंट टू द पीपल बाय लेजिटिमेट मीन्स। लेकिन मतलब क्या था कि जो है ऑब्जेक्टिव क्या था कि हमने जो है एडवांसमेंट लेनी है पॉलिटिकल इंटेलेक्चुअल एंड मटेरियल बट थ्रू लेजिटिमेट मीन्स, कॉन्स्टिट्यूशनल मीन्स के थ्रू, ठीक है। अनकॉन्स्टिट्यूशनल नहीं जाना है, लेजिटिमेट मीन्स के थ्रू, लीगल मीन्स के थ्रू, लीगल जो तरीका है, कॉन्स्टिट्यूशनल जो तरीका है उसके थ्रू जो है हमने अब बेनिफिट्स लेने हैं, ठीक है। और ये ऑर्गेनाइजेशन हम देखेंगे बाद में मर्ज हो गई थी इंडियन नेशनल कांग्रेस के साथ। 1885 में जो इंडियन नेशनल कांग्रेस बनी तो ये एसोसिएशन इसके साथ मर्ज हो गई, ठीक है। उसके बाद ये रही अभी बंगाल की एसोसिएशंस कंप्लीट हो गई, ठीक है। नेक्स्ट वी हैव बॉम्बे। बॉम्बे में एसोसिएशन बनी पूना सार्वजनिक सभा। इंपॉर्टेंट है ये एसोसिएशन, याद रखिएगा। देखिए एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से ये पॉइंट्स इतने इंपॉर्टेंट नहीं है इसमें से, ठीक है। ये पूना सार्वजनिक सभा इंपॉर्टेंट है, पूना सार्वजनिक सभा इंपॉर्टेंट है, 1867 में बनी थी। फाउंडर इसके याद रखिएगा, ये इंपॉर्टेंट है काफी। पूना सार्वजनिक सभा बॉम्बे में बनी थी। एमजी रानाडे इसके फाउंडर है और चिपलंकर इसके फाउंडर हैं, ठीक है। और इसका ऑब्जेक्टिव क्या था कि एक ब्रिज बनना बिटवीन गवर्नमेंट एंड द पीपल, एक ब्रिज बनना, तो इसलिए बनी थी पूना सार्वजनिक सभा, ठीक है। एमजी रानाडे की बात करूं तो बहुत इंपॉर्टेंट, अगेन ही वाज वन ऑफ द को फाउंडर ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस। इनको जस्टिस रानाडे भी कहा जाता है, ठीक है।
एमजी रानाडे के बारे में हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं जब मैंने आपको प्रार्थना समाज कराया था, ठीक है। प्रार्थना समाज कराया था ना, 1867 में बना था प्रार्थना समाज, कराया था। तो प्रार्थना समाज जो है इन सोशियो कल्चरल रिलीजियस रिफॉर्म मूवमेंट्स में मैंने आपको प्रार्थना समाज भी कराया है, ठीक है। किसने बनाए थे? आत्माराम पांडुरंग जी ने बनाया था प्रार्थना समाज, ठीक है। और एमजी रानाडे ने बाद में प्रार्थना समाज को ज्वाइन किया था, जिसकी वजह से प्रार्थना समाज की पॉपुलैरिटी और इंक्रीज हो गई थी, ठीक है। तो ये हैं जस्टिस रानाडे, इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। ओके, नेक्स्ट वी हैव बॉम्बे प्रेसिडेंसी एसोसिएशन। तो बॉम्बे की ये दो ही इंपॉर्टेंट हैं। नेक्स्ट इज बॉम्बे प्रेसिडेंसी एसोसिएशन, 1885 में ये बनी थी। इसके फाउंडर कौन से थे, कौन रहे? बदरुद्दीन तैयबजी, फिरोज शाह मेहता, केटी तेलांग। ये आप देखेंगे इनका रोल जो है इंडियन नेशनल कांग्रेस में भी काफी रहा। बदरुद्दीन तैयबजी का और फिरोज शाह मेहता जी का इनका नाम आता है, ठीक है। जब हम इंडियन नेशनल कांग्रेस की बात करेंगे, बदरुद्दीन तैयबजी की बात करेंगे, तो अगेन ही वाज वन ऑफ द फाउंडिंग मेंबर ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस। ही वाज अ लॉयर, ही वाज एन एक्टिविस्ट एंड ही वाज द फर्स्ट मुस्लिम प्रेसिडेंट ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस, ठीक है। फर्स्ट मुस्लिम प्रेसिडेंट ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस एंड थर्ड प्रेसिडेंट ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस बेसिकली, ठीक है। तो इससे पहले बदरुद्दीन तैयबजी से पहले जो है वो WC बनर्जी फर्स्ट प्रेसिडेंट रह चुके हैं, ठीक है। सेकंड जो है दादा भाई नारोजी रह चुके हैं। ये खैर मैं अभी आगे जब हम इंडियन नेशनल कांग्रेस पढ़ेंगे तब मैं आपको ये सारा अच्छे से बताऊंगी। और बदरुद्दीन तैयबजी जो हैं ये थर्ड प्रेसिडेंट ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस रहे हैं, ठीक है। और बदरुद्दीन तैयबजी ने एक अंजुमनी इस्लाम कॉलेज भी बनाया है बॉम्बे में, 1874 में बनाया था, ठीक है। वेरी प्रोमिनेंट फिगर, ओके। तो ये चीजें आप याद रखिएगा। और एक नेक्स्ट हम बात करते हैं, अब इसका ऑब्जेक्टिव क्या था बॉम्बे प्रेसिडेंसी एसोसिएशन का? टू प्रमोट इंडियन इंटरेस्ट एंड होस्टेड द फर्स्ट मीटिंग ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस इन बॉम्बे एट द एंड ऑफ 1885, ठीक है। तो 1885 में जो पहली मीटिंग हुई थी ना इंडियन नेशनल कांग्रेस की, बॉम्बे में जो हुई थी, वो मीटिंग किसने मतलब आप कह सकते हो रखी थी वो मीटिंग? तो बॉम्बे प्रेसिडेंसी एसोसिएशन ने ही रखी थी, ठीक है। तो वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, ये आप चीज याद रखिएगा, ओके। नेक्स्ट वी हैव मद्रास की बात कर लेते हैं। तो मद्रास प्रेसिडेंसी में जो बनी दैट वाज मद्रास महाजन सभा, 1884 में ये बनी थी। इसके फाउंडिंग मेंबर्स कौन थे? तो इसके फाउंडिंग मेंबर्स थे M वीरारागावाचारी, ठीक है, और B सुब्रमण्य अय्यर और P आनंदा चार्लू, ठीक है। इसके ऑब्जेक्टिव क्या थे? टू क्रिएट एन ऑर्गेनाइजेशन ऑफ ऑल इंडिया लेवल, ऑल इंडिया लेवल की एक ऑर्गेनाइजेशन बने जो कि रिलीव कर सके और फ्री कर सके हमारे नेशन को फ्रॉम क्लचेस ऑफ ब्रिटिश रूल। तो टोटली ब्रिटिश रूल के क्लचेस से बाहर निकलने की ये सोच थी मद्रास महाजन सभा की, ठीक है। तो मद्रास महाजन सभा 1884 में बनी थी, ओके। नेक्स्ट वी हैव एक एसोसिएशन है जो कि दादा भाई नारोजी ने बनाई। दादा भाई नारोजी जो हैं सेकेंड प्रेसिडेंट रहे इंडियन नेशनल कांग्रेस के आफ्टर इट्स फॉर्मेशन। तो ये दादा भाई नारोजी ने 1886 में ये एसोसिएशन बनाई थी। कहाँ पे? लंदन में। उस टाइम पे दादा भाई नारोजी जो है लंदन में थे, ठीक है। तो लंदन में इन्होंने ईस्ट इंडिया एसोसिएशन बनाई थी। क्वेश्चन पूछ सकते हैं ये कि दादा भाई नारोजी की एसोसिएशन का क्या नाम था जो उन्होंने लंदन में बनाई थी? तो उसका नाम था ईस्ट इंडिया एसोसिएशन, ठीक है। 1886 में बनाई थी। तो इसमें क्या था? इसमें दादा भाई नारोजी बेसिकली लंदन में बैठ के इंडियन इंटरेस्ट की बात कर रहे थे, इंडियन लोगों के इंटरेस्ट की बात कर रहे थे लंदन के लोगों में, ठीक है। सो टू डिस्कस द इंडियन क्वेश्चन एंड इन्फ्लुएंस पब्लिक men in England to promote Indian welfare, ठीक है। तो दिस was about the associations, important associations। उसके बाद फटाफट से देखिए वॉइसरॉयज देख लेते हैं। वॉइसरॉयज जो हैं वो अभी एक और पार्ट आएगा जिसमें वॉइसरॉयज कंप्लीट हो जाएंगे पार्ट 2 में, ठीक है। आज हम देख लेते हैं लॉर्ड कैनिंग द फर्स्ट वॉइसरॉय, ठीक है। लॉर्ड कैनिंग बीइंग द फर्स्ट वॉइसरॉय, ओके। नाउ देखिए लॉर्ड कैनिंग जी की मैं बात करूं तो लॉर्ड कैनिंग जो हैं 1856 से लेके 1862 तक इनका टेन्योर रहा। लॉर्ड कैनिंग वाज द लास्ट गवर्नर जनरल एंड द फर्स्ट वॉइसरॉय ऑफ ब्रिटिश इंडिया, ठीक है। ये गवर्नर जनरल, लास्ट गवर्नर जनरल थे और फर्स्ट वॉइसरॉय थे। देखिए 1857 का रिवॉल्ट हुआ। 1857 का रिवॉल्ट जो है वो लॉर्ड कैनिंग के ही टाइम पीरियड में हुआ। इस तरीके से क्वेश्चन भी आ सकता है कि जब 1857 का रिवॉल्ट हुआ था उस टाइम पे वॉइसरॉय कौन थे, ठीक है। इस तरीके के क्वेश्चन भी आते हैं तो एमसीक्यू फॉर्म में कि उस टाइम पे वॉइसरॉय कौन थे। तो उस टाइम पे लॉर्ड कैनिंग जो थे वो वॉइसरॉय थे, ठीक है। तो ही वॉज द लास्ट गवर्नर जनरल एंड द फर्स्ट वॉइसरॉय ऑफ ब्रिटिश इंडिया। तो हमें पता है कि 1857 में रिवॉल्ट हुआ, रिवॉल्ट ऑफ 1857 हुआ।
जिसकी वजह से ब्रिटिशर्स जो है वो ये सोचने पे मजबूर हो गए कि अब कौन सी पॉलिसी अपनाई जाए इंडिया में, क्योंकि रिवॉल्ट हो चुका है, ठीक है, लोगों में ये समझ आ गया ब्रिटिशर्स को कि ये तो अगर हम इस रिवॉल्ट को सप्रेस नहीं करेंगे तो कुछ गड़बड़ हो सकती है, ठीक है। तो इसके बाद क्या हुआ था, 1857 के रिवॉल्ट के बाद क्या हुआ था, एक एक्ट आया था 1858 का, ठीक है, एक्ट ऑफ 1858 वाज पास्ड। इस एक्ट में क्या हुआ, इस एक्ट ऑफ 1858 के बाद क्या हुआ कि जो इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी है ना, जो इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी थी, इससे पावर जो है सारी ले ली गई, इसको खत्म कर दिया गया इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी को, और पावर जो है किसके पास चलेगी, डायरेक्ट ब्रिटिश क्राउन के पास। पावर वॉज शिफ्टेड टू डायरेक्ट ब्रिटिश क्राउन, ठीक है। तो हम देखेंगे कि डायरेक्ट जो ब्रिटिश पार्लियामेंट है या जो डायरेक्ट ब्रिटिश क्राउन है, जो डायरेक्ट ब्रिटिश गवर्नमेंट है, ठीक है, वहां से जो है अब डायरेक्ट डायरेक्शंस आएंगी, वहां से अब डायरेक्ट जो है वो इन्फ्लुएंस चलेगा, वो रूल चलेगा। इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी का जो रूल है वो 1857 रिवॉल्ट के बाद टोटली खत्म कर दिया गया, ठीक है। तो एक्चुअली जो वॉइसरॉय, जो ऑफिस ऑफ वॉइसरॉय है या जो चेयर ऑफ वॉइसरॉय है, इट वाज क्रिएटेड इन 1858, ओके। इससे पहले जो है जो नॉमेनक्लेचर था, जो नाम था, दैट वाज, जो सीट थी दैट वाज ऑफ गवर्नर जनरल। उसके बाद जो है वॉइसरॉयज की जो सीट है वो क्रिएट हो गई। कई लोग इसको इंटरचेंजेबली भी यूज करते हैं, वॉइसरॉयज को गवर्नर जनरल भी कहते हैं, ठीक है, बट देन यू शुड नो द डिफरेंस, ठीक है, ओके। सो वॉइसरॉयज की जो ऑफिस है दैट वाज क्रिएटेड इन 1858 आफ्टर द रिवॉल्ट ऑफ 1857, ठीक है, ओके। सो ही वाज द लास्ट गवर्नर जनरल एंड द फर्स्ट वॉइसरॉय ब्रिटिश इंडिया, एज वी ऑलरेडी डिस्कस्ड, ओके। रिवॉल्ट ऑफ 1857 जो है वो हुआ था, दैट टुक प्लेस एंड इट्स सप्रेशन टू। तो इसकी जो सप्रेशन है वो भी 1858 तक आते आते इसकी जो सप्रेशन है वो हो चुकी थी। तो लॉर्ड कैनिंग ने ही इसकी जो सप्रेशन है वो की थी। अच्छा, लॉर्ड कैनिंग ने क्या किया, डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स को विड्रॉ कर दिया, ठीक है, डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स को खत्म कर दिया। डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स जो है पॉलिसी थी जिससे ब्रिटिशर्स जो है वो एनैग्स कर रहे थे काफ़ी इंडियन स्टेट्स, ठीक है। जैसे सतारा जो है वो 1848 में, सतारा वॉज द फर्स्ट मतलब रीजन जिसको जो है कैप्चर किया था अंडर डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स इन 1848, है ना। तो ये जो है ये डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स की जो पॉलिसी है ये खत्म कर दी थी लॉर्ड कैनिंग ने। डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स भी मैं आपको बता चुकी हूँ ऑलरेडी, ठीक है। और ये जो है ये किसने स्टार्ट की थी डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स, लॉर्ड डलहौजी ने। तो बेसिकली जिनके भी मतलब अपना मतलब ब्लड रिलेशन का मतलब जो अपना बेबी नहीं होगा, ठीक है, तो उनको क्या है कि दे कुड नॉट एक्चुअली टेक दी थ्रोन, ठीक है, उनको जो है राजा डिक्लेयर नहीं किया जाता था। वो जो एरिया है, वो जो रीजन है वो ब्रिटिशर्स के अंडर आ जाता था। दिस वाज इन दी डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स, ठीक है, पॉलिसी। तो ये जो है स्टार्ट की थी लॉर्ड डलहौजी ने, उसके बाद लॉर्ड कैनिंग ने इसको टोटली विड्रू कर दिया, ओके। नाउ व्हाट हैपेंड कि रिवॉल्ट ऑफ 1857 के बाद क्या हुआ, एक बिल जो है वो पास हुआ, एक बिल पास हुआ ब्रिटिश पार्लियामेंट में, जिस बिल का नाम था एन एक्ट ऑफ बेटर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। अगस्त 1858 में ये जो बिल है वो पास हुआ और फाइनली फिर ये जो बिल है वो ड्राफ्ट हुआ और इसका नाम क्या बना, द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858। ये जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट है 1858 का, इससे क्या हुआ, इससे इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी जो है, इंग्लिश या ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी जो है उसका रूल टोटली एंड हो गया और जो पावर है दैट वाज ट्रांसफर टू ब्रिटिश क्राउन होली सोली, ठीक है। तो ये आप याद रखिएगा। यूनिवर्सिटीज ऑफ कैलकाटा, बॉम्बे, मद्रास जो है वो बनी थी, ठीक है, वर एस्टैब्लिश्ड, आप लिख लीजिए 1857 में। ये सब लॉर्ड कैनिंग के टाइम पीरियड में हुआ है, ये आपने याद रखना है। इंडियन काउंसिल एक्ट 1861 का पास हुआ, काफी इंपॉर्टेंट काउंसिल एक्ट है ये 1861 का, लैंडमार्क काउंसिल एक्ट 1861 का, याद रखिएगा। ये देखिए, ये जो 1858 का जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858 है और जो इंडियन काउंसिल एक्ट 1861 है, तो आप देख लीजिए कि दो एक्ट जो है वो पास हुए थे लॉर्ड कैनिंग के टाइम पीरियड में। इन एक्ट्स को एक्सप्लेन अभी मैं बाद में करूंगी, इनकी नेक्स्ट में क्या क्या था। जैसे मैंने आपको कॉन्स्टिट्यूशनल डेवलपमेंट्स पहले करवाई थी ना 1773 से लेके 1853 तक। सो आई हैव वन लेक्चर ऑन कॉन्स्टिट्यूशनल डेवलपमेंट्स 1773 से लेके 1853 तक क्या कॉन्स्टिट्यूशनल डेवलपमेंट्स हुई, ये हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, ठीक है। उसके बाद की जो एक्ट्स हैं, जैसे कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858 आया, लेटर ऑन 1861, उसके बाद के जो एक्ट्स हैं ये मैं सेपरेट लेक्चर में, वंस विल कंप्लीट दिस, ये अभी थोड़ा इंडियन नेशनल कांग्रेस पे हम आ जाएंगे, उसके बाद ये कंप्लीट करके देन आई विल डिस्कस कि क्या गवर्नमेंट ऑफ, क्योंकि इनमें भी क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। उसके बाद ये नेक्स्ट लेक्चर मैं सेपरेट बनाऊंगी, उसमें मैं इलेबोरेट फॉर्म में बताऊंगी, क्योंकि अभी अगर मैं इलेबोरेट करने लगी तो फिर वॉइसरॉयज रह जाएंगे, ठीक है। तो अभी जो है आपने बस ये याद रखना है कि इसमें 1858 जो है ये पास हुआ था, इंडियन काउंसिल एक्ट 1861 पास हुआ था, इसमें क्या क्या इनके प्रोविजंस थे, क्या फीचर्स थे, ये हम लेटर आई विल डिस्कस इन सेपरेट लेक्चर्स, ठीक है।
ओके तो ये पास हुआ, ये आपने याद रखना है। उसके बाद इंट्रोडक्शन ऑफ इंडियन पीनल कोड इन 1858 इंपॉर्टेंट है। इंडियन पीनल कोड जो है 1858 का ये बना, ये आपने याद रखना है। इससे पहले जो जस्टिस होती थी वो इंग्लिश क्रिमिनल लॉ के हिसाब से होती थी, ठीक है। उसके बाद जो है अभी इंडियन पीनल कोड 1858 में बनाया। और इंडियन, देखिए ऐसा नहीं है कि इंडियन पीनल कोड डायरेक्टली 1858 में बन गया था, ओके, ये ड्राफ्ट हुआ था और फिर उसके बाद फाइनली इनैक्ट हुआ था 1860s में, 1862 में उसके बाद फाइनली इनैक्ट हुआ था, ठीक है। इसमें लॉर्ड मैकॉले की भी कंट्रीब्यूशन है। लॉर्ड मैकॉले ने जो फर्स्ट इनिशियल स्टेप है ना, वो लॉर्ड मैकॉले ने लिया था इंडियन पीनल कोड का। जो फर्स्ट लॉ कमीशन आई थी, फर्स्ट लॉ कमीशन आई थी, उसकी जो चेयरमैन थे वो लॉर्ड मैकॉले थे। उन्होंने अराउंड 1830s में जो है सबसे पहले बात की थी इंडियन पीनल कोड लाने की, ओके। उसके बाद देखिए इंडियन हाई कोर्ट एक्ट आया 1861 का, जिसके अंदर बॉम्बे हाई कोर्ट जो है वो इस्टेब्लिश हुआ था, ठीक है। मेड्रास हाई कोर्ट भी इनफैक्ट मेड्रास हाई कोर्ट का भी एक्ट जो है वो आया था 1862 में अराउंड, ठीक है। 1862 में जो है मेड्रास हाई कोर्ट का भी एक्ट आया था, ओके। सो दिस इज अबाउट लॉर्ड कैनिंग। तो ये हम यहीं तक रखेंगे आज। नेक्स्ट लेक्चर में मैं जो बाकी वॉइसरॉयज हैं वो डिस्कस करूंगी, इंपॉर्टेंट है। ऑलमोस्ट कोई 6 वॉइसरॉयज हैं, 5-6 वॉइसरॉयज हैं जो डिस्कस करने हैं, जिसमें से 3-4 वॉइसरॉयज आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। लॉर्ड लिटन रहे, लॉर्ड रिपन रहे, काफ़ी इनकी कॉन्ट्रोवर्सीज भी रही और काफ़ी कुछ जो है एग्जाम में पूछा जा सकता है। तो आप नेक्स्ट लेक्चर भी हम इसको कंटिन्यू करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, ठीक है, जो नेक्स्ट वॉइसरॉयज हैं, ओके। सो दिस वाज ऑल अबाउट टुडेज लेक्चर। So I'll see you very soon with the next lecture. आप इसको अच्छे से रिवाइज कर लीजिए। Till then, take care. Bye bye.